बाबर आजम जो है वो एक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम और ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन। ऑब्वियसली ही हैजंट वन एनीथिंग, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट जिस पे हम स्टिल बिलीव करते हैं और हमने बाबर से उसके बारे में बात भी की थी। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह चीज़ों में बेहतरी आएगी, उसको लेकर चलेंगे सारे और आई थिंक ही हिमसेल्फ इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये वाला वर्ल्ड कप उसको जीतना है और पाकिस्तान को कोई ना कोई खुशी देनी है। अच्छा अहमद, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कप्तानी के मामले को लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने ये बाबर आजम की कप्तानी के बारे में कहा कि वर्ल्ड T20 का जो मेला वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में लगेगा बतौर कप्तान बाबर के लिए जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और शाहीन के बारे में उन्होंने ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी इस बात पर मुत्तफिक है कि वो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हमने उनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उससे अलग किया है। तो अब ये इत्तलात आ रही है कि पहले 2 T20 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी हमें बॉल डालते हुए दिखाई देंगे नहीं। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस बात को? देखिए, पहले जब शाहीन को कैप्टन बनाया था तब वो स्पिन बॉलिंग तो नहीं करते थे, तभी वो फास्ट बॉलर ही थे और तभी मेरे ख्याल से मोरलेस यही थे। तो ये डिसीजन लिया है, ऑब्वियसली डिसीजन मिल बैठ के हुआ है। कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में चेंज हुए और अगर आप देखें यूसुफ भाई बहुत ज्यादा वोकल थे हमेशा से बाबर की फेवर में, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो आज जैसे ही वो सिलेक्शन कमेटी में आए चीजें चेंज हुई हैं। सिंध सब कोई चीफ सिलेक्टर भी नहीं है, तो ये चीजें पैनिक बटन एक प्रेस किया गया जिसके बाद ये चीजें फौरन से तब्दील की गई हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली वो एक बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बाबर ने कैप्टनसी की है। कुछ पिछले बाबर आजम ही 4 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उस 4 साल में वो कितने टाइटल जीते, कितने आईसीसी इवेंट्स जीते। सो एज सच उनकी बेल्ट के अंडर भी कोई एज सच आईसीसी के इतने बड़े इवेंट्स हैं नहीं जिसकी वजह से आप ये कहें कि हमने शाहीन को वर्कलोड मैनेज करने के लिए उतार दिया है और बाबर को दोबारा से ले आए हैं। लेकिन जो भी उन्होंने किया है, आई विश देम ऑल द बेस्ट। एक बात तो जरूर है, बाबर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने लगा है इस दफा, क्योंकि थिंग्स आर नॉट सेम। अब चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह आज से 4 साल पहले थी, 3 साल पहले थी। अब चीजें बहुत डिफरेंट हैं और अब हर एक चीज की स्क्रूटनी होगी और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। जहां तक ये वर्ल्ड कप का सवाल रहा है बाबर आजम की कैप्टनसी का, आई थिंक ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला है, इट्स गोना बी मेक एंड ब्रेक फॉर लॉट ऑफ पीपल। ये वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों के लिए मेक एंड ब्रेक होने वाला है एंड इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस लड़कों के करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े समझदार है माशाल्लाह आजकल के प्लेयर्स जो है, उनको इस चीज का आइडिया बिल्कुल है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि चीजों को ठीक लेके चले, चीजें जीतने की कोशिश करें, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस चैलेंजेस का बाबर आजम को अब सामना करना पड़ेगा वो सिर्फ जीतना ऑपोजिशन से नहीं होगा, अपने ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज जिस ड्रेसिंग रूम में ओवरनाइट चीजें चेंज हो रही होती हैं, उस ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आप जितने भी लोगों को प्यार से 1 दफा बात कर लें, 2 दफा बात कर लें, लेकिन जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं तो इसके रेपरकशंस आते हैं और ये इंसानी फितरत है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ ऑपोजिशन से जीतना, अपने घर को भी ठीक रखना। ये बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अच्छा, चैलेंज एक और भी है अहमद, और वो चैलेंज है कि हमने न्यूजीलैंड में देखा था 2 महीने पहले के डायरेक्टर क्रिकेट के ऐसे मोहम्मद हफीज ने बाबर को कन्विंस किया कि आप नंबर 3 पर बैटिंग करें। बाबर ने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, बट टीम के मुफाद में मैं ये फैसला कर रहा हूं। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अगर बाबर दोबारा कप्तान बन गए हैं तो अब वो साइम के साथ इनिंग का आगाज करेंगे, क्योंकि वो पेशावर ज़ल्मी के साथ में भी साइम के साथ इनिंग ओपन करते हैं और यहाँ पर शायद अब मोहम्मद रिजवान को सेक्रीफाइस करना पड़े। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब इस सारी जंग में और इस सारे मुकाबले में मोहम्मद उस्मान भी आ गए हैं, उस्मान खान, जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अच्छा खेले हैं। तो आपको लगता है कि ये जो न्यूजीलैंड की कमजोर टीम आई है हमारे लिए बेहतर मौका है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमको 2 से 3 कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर लेने चाहिए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं याया भाई कि देखिए, जो नंबर चेंजिंग की आप बात कर रहे हैं ना, कोई यंगस्टर हो ना और वो इस तरह की बात करे जिसकी टीम में जगह पक्की नहीं है, वो ये गिला करे कि ये मेरा नंबर नहीं है, मैं यहाँ नहीं खेल सकता, तो समझ आती है। जब एक सीनियर प्लेयर हो और जो के अच्छे प्लेयर हो, जो के वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 और इतने अरसे से खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, उनको ये बातें करना सूट नहीं करता। मेरे ख्याल से जब टीम की बात आ जाती है, मुल्क की बात आ जाती है, अपने यंगस्टर्स को डेवलप करने की बात आ जाती है, वहां पे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और जो कि हमने रिसेंटली अभी देखने में आए नहीं। जो एक आधा सेक्रीफाइस हुआ भी, जिस तरह बाबर आजम नंबर 3 पे आए तो बहुत ज्यादा इस पे एहसान जताए गए। मेरा ख्याल है किसी पे किसी का एहसान नहीं है, एहसान सिर्फ जो है ना पीसीबी का है कि वो लोगों को खिला रहा है और मौका दे रहा है, बाकी और कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा कहीं भी खेल के। अपनी प्राइड के लिए सब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अभी जिस तरह आप बात की है मोहम्मद रिजवान थे, तो मोहम्मद रिजवान अगर मैं फॉर एग्जांपल सीनियर प्लेयर है और बड़े मुल्क की माशाल्लाह ताला वो बात करते हैं कि उनको मुल्क से बड़ा प्यार है, बड़ा इश्क है उनको मुल्क के लिए, वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जब सीरीज हार रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब ये पीछे भी गए हुए थे, जब डेड रबर हो गए हुए थे, ठीक है शुरू में तो समझ आती है उन्होंने नहीं अपना नंबर दिया, लेकिन जब उस मैचेस के रिजल्ट्स कोई मायने नहीं रख रहे थे, तो क्या उन्होंने एज अ सीनियर प्लेयर ये किसी को कहा कि यार आप साहिबजादा फरहान को उसके नंबर पे प्लीज ये 2-3 मैचेस है जो यहाँ पे खिला दीजिए, मैं नीचे आता हूँ या मैं रेस्ट कर लेता हूँ? क्या उन्होंने इस तरह की कोई भी बात की? नहीं की। हमें ये बातें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली। तो सर बात सिर्फ इतनी है कि हम जो बात अक्सर कर जाते हैं, हमारे एक्शंस उसको मीट नहीं करते हैं। तो यही बात मैंने वहाब के लिए भी की, जिस तरह आपने वहाब का कहा, वहाब रियाज कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है ना चेंजिंग एंड चॉपिंग जो है ना रोटेशन पॉलिसी देखने के लिए मिलेगी। सर ये अच्छी बात है, अगर ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं हमारे प्लेयर्स भी कुछ और जो मैनेजमेंट की तरफ से भी आती है उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके आप आवाम का, लोगों का, मीडिया का साथ हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज सिर्फ ब्लेम गेम चलती रहेगी और रिजल्ट और देर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज में होम ग्राउंड पर मुकाबले के लिए तैयार है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में नए और तजुर्बेकार खिलाड़ी इस सीरीज
सीरीज में रोटेशन पॉलिसी के तहत टीम का हिस्सा होंगे। ये सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना था और आपने अहमद शहजाद की इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली राय सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। हमारे एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप दुनिया में हो कहीं भी, जियो खुद चलकर आ रहा है आपके पास करने आपस की बात। इस शहर में मिलता है बेहतरीन खाना, घरेलू मसले, सियासी पसंद नापसंद या आपको अच्छा लगता है कौन सा गाना। मुल्क मुल्क, शहर शहर, गांव गांव, होगी खुली गुफ्तगू। आपस की बात अवाम के साथ। देखिए आपस की बात अब नए अंदाज में पीर से जुमेरात शब 11:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। कान देखते हैं आवाजों की जानिब, आंखें सुन लेती हैं खामोश इल्तिजा को। ऐसे सवाल करते हुए डरता है क्योंकि उनकी ठुकाई बाद में होती है। आप ना ठुकाइएगा, बाकी मुझे आप क्या मतलब पार्टी है, माफिया है? अंधे बहरे मुआशरे में झिझक की, डर की दीवारें जवाब की रोशनी सवाल तक पहुंचने नहीं देती, जहनों को पनपने नहीं देती। सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। आज शाजीब खानजादा के साथ देखिए आज शाजीब खानजादा के साथ पीर से जुमा शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। जब सिर्फ पेन के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेन लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेन के पैसे दो, टोकन के नहीं। Orient T3 IoT DC इन्वर्टर AC ऑप्टिमाइज्ड कंप्रेसर ड्राइव से 20 सेकंड में जबरदस्त कूलिंग, 70 वोल्ट तक लो वोल्टेज ऑपरेशन और ऑटो पायलट फीचर से बिजली की 80% तक कंफर्म बचत भी। Orient, लिविंग इनोवेशन। आई टर्बो मोड है और बिजली का बिल? योर रॉयल हाइनेस रॉयल इन्वर्टर फैंस का आई टर्बो मोड दे 75% बिजली की बचत और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल, पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मुसलसल बारिश। रफ्तान, नोकुंडी, दालबंदीन में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। आज रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रात से 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशें। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शेख जायद रोड के मुताबिक हिस्से बंद करने पड़ गए। ट्रैफिक जाम से चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय हुआ। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी ही पानी जमा हो गया। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। कई परवाजें मंसूख हुई। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, कई मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाया सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा है कि दौरे पाकिस्तान से दोनों मुमालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसमरी से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मफादात और पॉलिसी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तफाक। आलमी बैंक के सदर की मैशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्राम की हिमायत। वज़ीर ख़ज़ाना के एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग, मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की जरूरत पर जोर। सेवन में इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस, ऑयल टैंकर और मिनी ट्रक में हादसा। 6 अफराद जहाँ 20 से ज्यादा जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में इजाफे का खदशा है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मांझद, जामशोर और सेवन मुंतकिल कर दिया गया। बरतानिया के स्कूल में नमाज पढ़ने की इजाजत के मामले पर हाईकोर्ट गई ब्रिटिश मुस्लिम तालिबा केस हार गई। हेड टीचर ने वालिदैन पर वाज़ेह किया कि अगर आपको स्कूल पसंद नहीं है तो बच्चों को यहाँ ना लाएं। और करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आ चुका। पाकिस्तान आए 2843 भारतीय सिख यात्री आज करतारपुर दरबार पहुंचे। मिल जाए तो मजे की नहीं मिठास चखते मेरे साथ से नहीं कुछ भी ऊपर सीधी सादी खुशी है सुपर।
अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा करा दी है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। मगर इस रिपोर्ट का जो खुलासा सामने आया है उसमें जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी गई है और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बतौर उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चार्जशीट कर दिया गया है। बड़े बड़े दावे करने वाले नून लीगी रहनुमाओं ने भी जनरल फैज हमीद को चार्जशीट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को नवंबर 2017 में फैजाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक की जानिब से दिए गए धरने के हवाले से इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था और साबिक़ा निगरान हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को साबिक़ आईजी अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें साबिक़ आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल थे। कमीशन ने 149 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेज दी है, लेकिन इस रिपोर्ट का जो ब्रीफ सामने आया है उसको देखकर लगता है कि इंक्वायरी कमीशन ने अहम सवालों के जवाब देने के बजाय मज़ीद सवाल पैदा कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के खुलासे में लिखा है कि यह नोट करना अहम है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने धरना खत्म करने की कोशिश की, जो नाकाम रही और पुलिस और एफसी के 277 से ज़ायद एहलकार जख्मी और 7 जाबाक हो गए। इस नाकामी का चेन रिएक्शन पूरे मुल्क में हुआ, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ और उस वक्त के वज़ीर दाखिला हसन इकबाल के बकौल जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो ISI की खिदमत हासिल करके तहरीक लब्बैक से बात की गई और एक मुआहिदा करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। रिपोर्ट के खुलासे में लिखा है कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरीन के 12 में से 11 मुतालबात मान लिए गए थे, लेकिन वो वज़ीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे पर बज़िद थे, जिसके लिए पंजाब हुकूमत भी वफाकी हुकूमत से इसरार कर रही थी। मगर 25 नवंबर 2017 तक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इसके हक में नहीं थे कि अपने वज़ीर से इस्तीफा ले। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से मुतासिर होने वाले किसी भी शख्स ने इस कमीशन के सामने रियासत के किसी इदारे या फर्द पर तहरीक लब्बैक के मार्च की सहूलतकारी करने का इल्जाम नहीं लगाया। रिपोर्ट में लिखा है कि वफाकी हुकूमत चाहती थी कि पंजाब हुकूमत इस मामले से निपट ले, लेकिन पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ था कि उसने खुद से मुताल्लिक़ 11 मुतालबात मान लिए हैं। एक मुतालबा वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक है, इसलिए मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया जाए। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कमीशन के सामने शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल, जाहिद हामिद, शहबाज शरीफ और उस वक्त के IB चीफ आफ्ताब सुल्तान से वाज़ेह तौर पर मार्च की सहूलतकारी में एजेंसियों के किरदार से मुताल्लिक पूछा गया, मगर सबने इस बात की तरदीद की कि रियासत के किसी इदारे या फर्द का ऐसे किसी भी अमल से कोई ताल्लुक था। इन हक़ाइक़ की तस्दीक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 22 नवंबर 2017 को होने वाले इजलास के मिनट से भी होती है, जिसमें ISI की DGC को वाज़ेह हिदायत दी गई कि वो तहरीक लब्बैक की क़यादत से बात करके मसला हल करवाएं। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि खासतौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से ढील दिए जाने की वजह से फैज़ाबाद में धरना हुआ। इब्तिदा में वफाकी और सूबाई हुकूमत मामला सुलझाने से हिचकिचाती रही। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चाहते थे कि पंजाब हुकूमत मुजाहिरीन को अपनी हुदूद में रोके, मगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया कि मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने दिया जाए। वज़ीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा मामला हल कर देगा। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर दाखिला, साबिक़ वज़ीर कानून और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब समेत किसी ने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज या उनके किसी एहलकार पर मुजाहिरीन की सहूलतकारी का इल्जाम नहीं लगाया और ना ही ऐसे कोई शवाहिद मैसर थे, इसलिए कमीशन ने रियासत के किसी इदारे या फर्द से राब्ता ही नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक सारे मामले से निपटने में पंजाब हुकूमत ने कमजोरी दिखाई। अगर वो इब्तिदाई में इक़दाम उठाती तो ये नौबत न आती। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने देना मुनासिब फैसला नहीं था। माजी में कई हुकूमतों ने रियासत के बागियों से मुआहदे किए, लेकिन मसाइल बढ़ गए, जिसके बाद रियासत को ऑपरेशन करना पड़े, मगर हुकूमत ने इन मुआहदों की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। रिपोर्ट में साबिक़ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से भी अहम बात लिखी है और कहा गया है कि जनरल फैज हमीद उस वक्त मेजर जनरल और ISI में DGC थे। उनको सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जामीन के तौर पर मुआहदे पर दस्तखत करने पड़े और ऐसा DG ISI और आर्मी चीफ की इजाजत से किया गया। इस बात की उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला हसन इकबाल ने भी तस्दीक की। कमीशन ने मज़ीद लिखा है कि अपना वोट बैंक कम होने के डर से पंजाब हुकूमत मामले से दूर रही और मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया। ये एक मिसकंडक्ट है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक़ DG ISI जनरल फैज हमीद का दिया गया बयान भी सामने आया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद के मुताबिक जनरल फैज हमीद ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को धरना खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैंने धरना मुनज़्ज़म नहीं कराया बल्कि खत्म कराया था। तहरीक लब्बैक मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहती थी। मुआहदे पर मैंने दस्तखत इसीलिए किए कि वो आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। मुआहदे पर दस्तखत की इजाजत ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। हमने तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले इस कमीशन के TORs में लिखा था कि इंक्वायरी कमीशन TLP की गैर कानूनी इमदाद या सहूलतकारी करने वालों की तहकीकात करेगा। फैजाबाद धरने के हक में ऐसे बयानात और फतवे देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा जिनसे किसी को नुकसान पहुंचा या नुकसान पहुंचने का अंदेशा हुआ। कमीशन कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ कैमरा के एक्शन न लेने की तहकीकात करेगा। सोशल मीडिया या नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच करेगा और इससे बचाव की तजावीज़ देगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई शख्स या अवामी ओहदेदार कानून या अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। कमीशन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करने वालों समेत किसी भी शख्स या सरकारी ओहदेदार के जिम्मेदार होने का तयन करेगा। यह भी तयन करेगा कि अगर उनमें से कोई मुलविस है तो इसके खिलाफ कोई तादीबी या कानूनी कार्रवाई करना बनता है या नहीं। या वफाक और सूबों में काम करने वाली तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो कमीशन की मुमकिन मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2023 को फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत की थी, जिसके दौरान वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया था और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ने वादे किया था कि इंक्वायरी कमीशन को साबिक़ आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी इख्तियार होगा। और 16 नवंबर के तहरीरी हुक्मनामे में भी सुप्रीम कोर्ट ने सबके एहतसाब की बात की थी, अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम किया था और 9 मई के वाक़यात का भी जिक्र किया था। इससे पहले 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ने लिखा था कि तहरीक लब्बैक ने इस दौरान पहले वफाकी वज़ीर कानून को हटाने का मुतालबा किया, फिर मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत ही मुस्ताफी हो जाए। इस धरने ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मफलूज कर दिया। उस
उस वक्त की हुकूमत ने आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए फौज को मदद के लिए तलब किया, मगर 26 नवंबर 2017 की रात को ही हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मामला तय पा गया। तहरीक लब्बैक और उसके हामियों ने वर्दी में मौजूद अफराद से पैसे वसूल किए और मुंतशिर हो गए। जैसे कादी फैसल ने लिखा कि इस समात में हमने हसास इदारे के नुमाइंदे से इन कवानीन के बारे में पूछा जो उसे रेगुलेट करते हैं और उसके मैंडेट का तयन करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इदारा मुल्क के कवानीन के तहत चलता है, मगर ये नहीं बताया कि वो कवानीन कौन से हैं। जस्टिस कादी फैसल ने लिखा कि तमाम हसास इदारों की मुत्तफिक राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई, मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और अमलाक को तबाह किया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जैसे कादी फैसल ने अपने फैसले में लिखा था कि पेमरा अपने लाइसेंस ब्रॉडकास्टर्स के कानूनी हुकूक का तहफ्फुज़ करने में नाकाम हुआ। जियो और डॉन की नशरियात रोकी गई, इसमें खलल डाला गया। पेमरा ने खुद तस्लीम किया कि जियो, डॉन, कंटोनमेंट और डीएचए में खासतौर पर टारगेट हुए। सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। आइन फौज के किसी भी रुकन को सियासी मामलों में शामिल होने से रोकता है, जैसे कि किसी सियासी जमात या फर्द की हिमायत करना। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफा के जरिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। और आज इस रिपोर्ट ने नून लीगी रहनुमाओं के बयान की बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी है और शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब जिम्मेदार करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनने वाले कमीशन ने इस पूरे मामले के इंतजामी पहलू पर बात की है, मगर बहुत से सवाल पैदा होते हैं। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये स्टोरी आपने ब्रेक की, रिपोर्ट के मंदरजात सबसे पहले आपने ब्रेक किए, समरी सामने आई है, मगर उस ब्रीफ के अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें जो रिपोर्ट की हैं। सब इंतजामी जो फेलियर है, इंतजामी नाकामी है पंजाब हुकूमत, उसका तो तयन करती है, मगर क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद को मुकम्मल क्लीन चिट दे देती है ये कि जी इस धरने के पीछे, मुहरकात के पीछे था कौन? क्यों तहरीक लब्बैक को हर हाल में जनरल फैज़ हमीद की आर्मी चीफ की गारंटी चाहिए थी धरना खत्म करने के लिए? कौन लेके आया? किसने मीडिया चैनल्स बंद कराए? इसका कोई तयन नहीं किया? जी बिल्कुल ये तयन नहीं किया। अगर इसके TORs देखें जो कि तय हुए थे हुकूमत को जब हुक्म दिया गया था सुप्रीम की तरफ से, तो कुल 11 TORs थे और 11 TORs में जो सबसे अहम TOR थे वो TOR नंबर 6 और TOR नंबर 7 था। और ये दो TOR क्या थे? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो कमीशन है वो इस बात का जायजा ले कि क्या वाकई को खुफिया अदारे इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अगले TOR में ये भी कहा गया था 7 में कि जिम्मेदारी का तयन किया जाए। तो ये दोनों TORs अगर पूरे कमीशन की रिपोर्ट देखी जाए तो उनका मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, जिम्मेदारी तय नहीं की गई। उसकी एक बड़ी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि किसी बंदे ने भी आके कमीशन के सामने किसी खुफिया अदारे का जिक्र नहीं किया, बल्कि अब्सार आलम सिर्फ वाहिद वो आदमी थे जिन्होंने चेयरमैन पेमरा की हैसियत से आके नाम लिया DGC का। उस वक्त के DGC बाद के ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद था। उनके अलावा जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वज़ीर दाखिला और कोई भी सियासी शख्सियत हो या सरकारी शख्सियत हो, किसी ने किसी खुफिया अदारे का नाम नहीं लिया। और तो और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो उस वक्त रिपोर्ट करती रही कि इसके पीछे उस वक्त की ISI का हाथ था, उन्होंने भी कोई मुनासिब बयान आकर नहीं दिया, ना कोई एविडेंस दी कमीशन के सामने आके जैसे ये साबित हो सके कि वाकई ये थे। लेकिन एट द सेम टाइम शाहजेब मैं आपको बताऊं कि जो इस सारी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के जो एनेक्सर्स हैं वो बड़े अहम हैं। उनमें से एक एनेक्सर जो हमारी मालूमात के मुताबिक है वो 22 नवंबर का वज़ीर आज़म हाउस में जो मीटिंग हुई थी उससे मुतालिक है, जो कि 23 नवंबर को जारी हुआ था, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। और उस एनेक्सर का जो पॉइंट नंबर 26 है वो बड़ा अहम है और पॉइंट नंबर 22 भी बड़ा अहम है। वो पॉइंट क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इस बात पर सारी सूरत हाल पर गौर किया और इसमें फौजी क़यादत भी थी, सिविलियन क़यादत भी थी, पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर थे राना सनाउल्लाह वो भी थे। आगे जाके इसमें जो पॉइंट नंबर 26 है उसमें उस वक्त के DGC ने जो कमेटी जो वो इजलास था उसको कहा कि देखिए कि आल्दो के जो एहतजाजी मुजाहिरीन है उनकी तादाद कम है, लेकिन उन पर फोर्स ना इस्तेमाल की जाए। बल्कि DGC जो उस वक्त के थे फैज़ हमीद, उन्होंने ये भी कहा था कि इनके जो जानसार हैं इस जमात के वो पूरी मुल्क में है तो वो नुकसान पैदा कर सकते हैं। और आगे 28 नंबर जो मिनट है इसका उसमें